हेलो बच्चों, आज इसके पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ किसलय भाग 2 क्लास 9 NRB बिहार बोर्ड, जो कि उर्दू के बच्चों का होता है। आज हम गद्य खंड जानेंगे। गद्य खंड में पाठ 4, ये हमारा गद्य खंड है। पाठ 4 दानी पेड़, जिसके लेखक कौन है? सेल सिल्वरस्टाइन। ठीक है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कवि परिचय, पाठ परिचय और प्रश्न अभ्यास, तीनों एक साथ, क्योंकि गद्य खंड है ये। यहाँ हमें उसका परिचय जान के फिर प्रश्न अभ्यास के बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो कवि परिचय के साथ। तो यह इनके जो कवि सेल सिल्वरस्टाइन हैं, वह उनका जन्म 25 सितंबर 1930 शिकागो इलिनॉइस में हुआ था। ठीक है, ये विदेशी मूल के लेखक थे और इनके बारे में एक बहुत बड़ी बात है कि ये बच्चों के मनोविज्ञान से जुड़े हुए थे और ये बच्चों के लेखक के रूप में इनको जाना जाता है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों की भावनाओं को समझा और लेखनी लिखी। उनके बहुत सारे लेख आपको प्राप्त होंगे और जो कि बच्चों से संदर्भित हैं। ठीक है, ये अमेरिकन लेखक, कवि, गायक, स्क्रीन राइटर, संगीतक, कंपोजर और अभी जस्ट मैंने बताया बच्चों के लेखक थे। यानी कि यह एक बहुमूल्य प्रतिभा के धनी थे। वह सिर्फ मामूली लेखक नहीं थे, लेखक के साथ साथ वे कवि भी थे। वे अपने कविताओं का गायन भी करते थे और वो स्क्रीन राइटर भी थे। ठीक है, और संगीतज्ञ भी थे, संगीत भी बनाते थे, उसको कंपोज भी करते थे, कंपोजर भी थे वो, और बच्चों के लेखक तो थे ही। तो बहुमूल्य प्रतिभा के ये धनी थे। इनके पिता का नाम नाथन था, जो पूर्वी यूरोप से आए हुए थे। इनकी माता का नाम हेलेन था, जो शिकागो की थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में जो हमारे पाठ्य पुस्तक में ही एक संदर्भित है, दानी पेड़, ये विदेशी लेखक थे। तो इन्होंने जितने भी लेखन का कार्य किया, इंग्लिश में किया या अमेरिकन भाषाओं में किया। ठीक है, दानी पेड़, द गिविंग ट्री, गुम हुआ टुकड़ा, द मिसिंग पीस, जहाँ फुटपाथ समाप्त होता है, वेयर द साइड वॉक एंड, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनसे इनको प्रमुख पहचान मिली। तो यह एक साधारण परिचय सेल सिल्वरस्टाइन जी का था, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। कोई भी लेख हम पढ़ते हैं, कोई भी बातें हम पढ़ते हैं, कोई भी निबंध हम पढ़ते हैं, तो उनके लेखक का परिचय हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए, ताकि उनसे जो संदर्भित चीज़ें हैं, जो उनके स्वभाव के बारे में, भाव के बारे में हमें पता चल सके। अब हम जानेंगे पाठ परिचय। दानी पेड़, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर पेड़ को क्या बताया जा रहा है? दानी। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इतनी प्रभावशाली है कि इस छोटे से कहानी में हमारी जो भौतिक आदत है, मानवों की जो भौतिक आदत है, सब कुछ ले लेने की, प्रकृति से सब कुछ ले लेने की और फिर भी संतोष नहीं पाने की, तो बहुत ही साधारण अर्थ में समझाकर इन्होंने एक गंभीर बातें हमारे सामने लाई है। और प्रकृति जितनी भी चीज़ें हमें प्रदान की है पेड़ के माध्यम से, हवा, अग्नि, नदी, पहाड़, सिर्फ हम लेना जानते हैं। उन चीज़ों से हम सिर्फ लेना जानते हैं, और जब देने की बात आती है तो हम सोचने लगते हैं, हम मानव सोचने लगते हैं कि मेरा काम है, किसी और का काम है। यहाँ पर फिर हम हिल जाते हैं। यहाँ पर सिल्वरस्टाइन जी ने हमारी जो भौतिक प्रवृत्ति है, सिर्फ लेने की और देने की बात पर हम सोचने में लगते हैं, कुछ मतलब कि अजीब सी हमारी स्थिति हो जाती है कि क्या करना चाहिए, जैसे हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो। तो वैसी मानसिकता का परिचय वह इस कहानी के माध्यम से दे रहे हैं। यहाँ पर पेड़ को एक चरित्र के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। कहानी की शुरुआत होती है, एक पेड़ है, एक छोटा बच्चा है। उस पेड़ के पास बच्चा रोज़ खेलने आता है, उनकी टहनियों पे झूलता है, गाने गाता है, लुका छिपी खेलता है। मतलब कि बहुत प्रेम है, बच्चे को भी उससे बहुत प्रेम है और पेड़ को भी उससे बहुत प्रेम है। समय बीतता है,
बच्चा बड़ा हो जाता है। जब बच्चा क्या होता है, मन का सच्चा होता है, वो तो कच्ची मिट्टी है, उसे कुछ जानकारी नहीं होती है, वह प्यार के प्रति समर्पित होता है। लेकिन ज्यों-ज्यों हम बड़े होते जाते हैं तो भौतिक प्रवृत्ति, लेने की प्रवृत्ति हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है। यही इस कथा में होती है, इस कहानी में होता है। वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वह पेड़ के पास आता है उससे कुछ प्राप्त करने के लिए। तो वह पेड़ को कहता है, जब बड़ा होके आता है तो वह कहता है कि मुझे कुछ रुपये चाहिए, मुझे रुपये चाहिए, मैं कैसे लूँ? तो पेड़ कहता है मेरे पास रुपये तो नहीं है। ठीक है, आप तुम मेरे सारे फलों को ले जाओ, फूलों को ले जाओ और उसे बेचकर तुम रुपये कमा सकते हो। तो वह क्या करता है, बिना सोचे समझे कि सिर्फ उसका ध्यान किस पे रहता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, माध्यम जो हो। तो वह पेड़ से उसको कुछ मतलब पेड़ से कुछ प्राप्त करने के बदले उसे कुछ भुगतान नहीं करना पड़ता है, वह सारे फल लेके जाता है और उसे बेचकर पैसा कमाता है। फिर कुछ दिनों के बाद फिर पेड़ इंतज़ार करता है कि वह बच्चा आए, क्योंकि उससे उसे बहुत लगाव होता है। फिर बहुत दिनों के बाद वह आता है और कहता है मुझे नाव की आवश्यकता है। ठीक है, तो क्या कहता है पेड़, ठीक है ले जाओ। और सब कुछ देने के बाद भी पेड़ खुश है, तो कहता है ठीक है तुम मेरी टहनियों को काट के ले जाओ और उससे क्या करो, नाव नहीं इतनी सॉरी, यहाँ पर पहले वो घर के बारे में बोलता है, मुझे एक घर की आवश्यकता है, मेरी शादी हो गई है और मुझे घर की आवश्यकता है। तो वह पेड़ कहता है कि ठीक है तुम मेरी टहनियों को काट कर ले जाओ और उससे अपना घर बना लो। और वह बिना सोचे समझे उनकी सारी टहनियों को काट लेता है, सिर्फ तना छोड़ के सारी टहनियों को काट के वह उसे घर बना लेता है और खुशी खुशी रहता है। वह यह भी नहीं सोचता कि मैं उनकी टहनियों को काट रहा हूँ, सिर्फ ले रहा हूँ मैं, तो उनकी स्थिति क्या होगी। जहाँ पर एक हरियाली हरा भरा पेड़ खड़ा था, मैंने उसके फल भी ले लिए, यहाँ तक कि उसकी टहनियाँ भी ले ली। नहीं, फिर बहुत दिन बीत जाते हैं, पेड़ को उस बच्चे से इतना लगाव है कि वह लगातार फिर इंतज़ार करता है। और फिर बहुत दिन के बाद वह आता है और कहता है कि मुझे नाव की आवश्यकता है, मुझे मछली पकड़ने के लिए नाव की आवश्यकता है, तो क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? बोला हाँ हाँ हाँ, ये तना है ना मेरा मोटा सा टहना, तुम उसे ले जाओ और उससे अगर नाव बन सके तो नाव बना लो। और बिना सोचे समझे वह बच्चा जो कि अब बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है, वह पूरा तना काट के थोड़ा सा ठूंठ छोड़ के एकदम नीचे से थोड़ा सा भाग छोड़ के वह पूरी तरह से उसे काट लेता है। वह यह भी नहीं देखता कि वह पेड़ जो हमें लगातार दे रहा है, मुझसे इतना प्यार कर रहा है और मैं उससे सब कुछ छीनकर मैं उसका अस्तित्व ही खत्म कर रहा हूँ, यह भी वह नहीं सोचता है। और पेड़ फिर भी खुश है, पेड़ फिर भी खुश है और वह चला जाता है। फिर बहुत दिनों तक नहीं आता, फिर एक दिन वह आता है एकदम बहुत बूढ़े के रूप में, लेकिन पेड़ उसे पहचान लेता है और कहता है कि कैसे हो, कितने दिनों बाद आए। बोला अब मुझ में क्या बचा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अंतिम अवस्था आ गई है। बोला और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अच्छा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो कम से कम तुम मेरे उस जो कटा हुआ भाग था उस पर बैठ के कम से कम आराम तो कर लो, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। पेड़ फिर भी खुश है और उसी कटे हुए अंतिम जो उसका तना था उस पर बैठकर वह सुस्ताता है और आराम करता है और सुकून प्राप्त करता है। यह कहानी है, संक्षेप में मैंने ये कहानी बताई। तो शुरू से अंत तक आपने क्या देखा कि पेड़ यानी पेड़ एक यहाँ संकेत है प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का, जो प्रकृति हमें देती है। तो यहाँ पर सिल्वरस्टाइन जी यह बता रहे हैं कि प्रकृति की जितनी चीज़ें हैं वह सिर्फ देना जानती है और हम सिर्फ उसका दोहन करना जानते हैं, बिना उसके अस्तित्व को बचाए। नहीं, अब फल लिया, टहनियाँ ले ली, तना ले लिया, उसके अस्तित्व को ख़त्म कर दिया। अगर हमारी ऐसी ही लगातार प्रवृत्ति रही प्रकृति चीज़ों को, तो वह धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और धरती का जो संतुलन है वह बिगड़ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि प्राकृतिक चीज़ों से ही हमारे धरती का संतुलन बना हुआ है। तो यहाँ पर लेखक यहाँ हमें संकेत भी दे रहे हैं कि हमारी यह प्रवृत्ति
कहीं हमें जीवन जीने के लिए मतलब कि हम हानि पहुंचाने के लिए जो हमारा आने वाला जीवन हो वह बैलेंस नहीं होगा, सुखमय नहीं होगा। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त है वह हमारी सुविधा के लिए है, हमारे जीने के लिए है, जो हमारे लिए आवश्यक अंग है, उसे हम मतलब समूल नाश करने के ऊपर लगे हुए हैं, सिर्फ अपने भौतिक सुख के लिए लगातार उसका दोहन कर रहे हैं, लगातार उसका बिना मतलब के यूज़ कर रहे हैं। तो उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाला समय, आने वाला भविष्य भी जैसे आज हमारा सही सही चल रहा है वैसे भी आगे चलता रहे। ठीक है, तो यह दानी पेड़ के माध्यम से हमारे सेल सिल्वरस्टाइन जी एक बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। अब इसके प्रश्न अभ्यास को हम देखें, जो कि छोटे छोटे प्रश्न इसमें हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ प्रश्न अभ्यास। पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था? अब बड़ा ही गंभीर प्रश्न कि पेड़ से उन्होंने सब कुछ ले लिया लेकिन आदमी खुश इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी आवश्यकता का कोई अंत नहीं है। उसकी जो आवश्यकताएं हैं अनंत है, वह कभी भी खत्म नहीं होती है, और एक चीज़ की आवश्यकता पूरी होने के बाद तुरंत उसको दूसरी आवश्यकता की ज़रूरत पड़ जाती है। इसी क्रम में उसे मतलब कि एक ख़त्म दूसरी शुरू, तो उसकी मानसिकता ऐसी हो गई है, इसीलिए वह खुश नहीं है। दूसरा प्रश्न है, अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था? क्योंकि पेड़ पौधे क्या होते हैं? परोपकारी होते हैं, वह दूसरों का उपकार करके ही खुश होते हैं। तो पेड़ जो कि प्रकृति के द्वारा एक हमारे लिए अमूल्य उपहार है, और वह सब इतना परोपकारी है कि वह सिर्फ देना जानता है, लेना कुछ नहीं जानता। तो अपना सब कुछ देने के बाद भी वह खुश है कि मेरे द्वारा किसी न किसी का उपकार हुआ, इसीलिए पेड़ अपना सब कुछ देने पर भी क्या होता है? खुश होता है। तीसरा प्रश्न है, पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की किन किन जरूरतों को पूरा किया? तो कहानी के माध्यम से हमने देखा कि उसको जब बच्चा था वह, तो वह खेलता था उसके साथ, उसकी टहनियों पे चढ़कर, उस पे शाखाओं पे झूला झूलकर और लुका छुपी खेलकर वह उसके साथ खेला करता था। समय बीतता गया, वह जवान हो गया, फिर वह आया पैसों की ज़रूरत के लिए, तो उस पेड़ ने फल देकर उसे पैसे की आपूर्ति की। फिर वह उसे घर की आवश्यकता पड़ी, तो फिर वो उनकी टहनियों को काट कर ले जाकर घर की आवश्यकता पूरी की। फिर उसे नाव की आवश्यकता पड़ी, तो फिर उसने उसके तने को भी लेकर नाव बनाया, और जीवन के अंतिम क्षणों में जब उसे सुकून पाने की आवश्यकता थी, तो भी पेड़ के नीचे कटे हुए तने के पे बैठकर उसने क्या प्राप्त किया? सुकून प्राप्त किया। तो पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक इन जरूरतों की पूर्ति की। चौथा, पेड़ को दानी क्यों कहा गया है? पेड़ सच में एक दानी है, जो किसी वस्तुओं का दान करता है उसे हम क्या कहते हैं? दानी कहते हैं। और इस कहानी के माध्यम से या ऐसे भी उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि पेड़ से हम कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। नहीं, चाहे वह किसी भी प्रकार का पेड़ हो, फलदार पेड़ हो तो हम उसे फल लेते हैं, फूलदार पेड़ हो तो उसे हम फूल प्राप्त करते हैं। नहीं, और फर्नीचर बनाने के लिए हम उनकी लकड़ियों, तनों, टहनियों का प्रयोग करते हैं। यानी लकड़ी से प्रदत्त जितनी भी चीज़ें बनती है उसके लिए हम पेड़ों का किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं। दवाइयों के लिए भी हमें पेड़ पौधों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि हर तरह से हम क्या देखते हैं कि पेड़ कुछ ना कुछ दान हमें करता ही रहता है जीवन भर, इसीलिए पेड़ को क्या कहा गया है? दानी कहा गया है। पांचवा प्रश्न है, बड़ा होने पर लड़का क्यों दुखी रहने लगा? जब तक वह छोटा था, जब तक हम छोटे रहते हैं तो हमारी आवश्यकताएं सीमित होती है और हम अपने माता पिता पे डिपेंड होते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि जीवन की क्या आवश्यकताएं हैं और क्या परेशानियां हैं। नहीं, जब हम बड़े होते हैं तो हम जीवन की समस्याओं और चीज़ों से रूबरू होते हैं। तो लड़का जब बड़ा हुआ
तो कुछ ना कुछ जीवन की आवश्यकताएं संकट के रूप में उसके सामने खड़ी होती रही। इसी लड़का जब बड़ा हुआ तो वह क्या हो गया, दुखी रहने लगा। ठीक है बेटा। छठा है खाली जगहों को भरिए। तो यहाँ कहानी की पंक्तियाँ हैं जिससे आपको इसको पूरा करना है। पेड़ छोटे लड़के को क्या करता था, बहुत प्यार करता था। वह पेड़ के साथ क्या खेलता था, शुरू की पंक्तियों में हमें देखा था लुका छुपी खेलता था। ठीक है। तीसरा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ऐसा कौन बोला था, वह लड़का, वह बच्चा बड़ा होने के बाद। फिर आगे, मैं डैश खरीदना चाहता हूँ। क्या खरीदना चाहता था वह, जिसके लिए वो कुछ मांगने गया, घर खरीदना चाहता था। तो ये आपने देखा, ये आपके प्रश्न उत्तर थे। उसके बाद पाठ से आगे कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि आपको करने हैं। दुनिया में पेड़ों की संख्या को लगातार कम किया जा रहा है। अगर पेड़ों की संख्या इसी प्रकार कम होती जाए तो 20 वर्ष के बाद का समाज कैसा होगा, ये आप अनुमान कर सकते हैं कि आज जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है और पेड़ों की संख्या लगातार कम हो रही है, अगर ऐसा ही होता रहा तो 20 वर्ष बाद सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हमारे सामने खड़ी होगी। क्योंकि जीने के लिए, जीवन रक्षा के लिए सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ों के माध्यम से प्राप्त होता है। अगर पेड़ नहीं रहे तो फिर हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी, और जीवन जीने के लिए सब्जी, फल, फर्नीचर और भी जितनी आवश्यकताएं जिसकी पूर्ति हम पेड़ों से करते हैं वह संभव नहीं हो पाएगी, कम हो जाएगी। पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो आवश्यक क्या है कि हम पेड़ों को सुरक्षित रखें। पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए उसकी देखभाल की आवश्यकता है। बिना वजह उसे ना काटा जाए, नए पेड़ लगाए जाए, और जहाँ पर उसकी जैसी आवश्यकता है, जहाँ पर पेड़ को बढ़ने के लिए या सुरक्षित रहने के लिए जो मूल आवश्यकताएं हैं वह पूर्ति नहीं हो रही है तो वहाँ पर वह पूर्ति की जाए। इस तरह से पेड़ों को सुरक्षित रखा जा सकता है। दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। ये आपके लिए एक है, मेढक, तालाब, बगुला, बच्चे, मछली, सांप। ये कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी बचपन में। इस संकेत के माध्यम से खुद आपको ये काम करना है। इससे अपना मेंटलिटी आप चेक करिए कि आपका मतलब कैच करने का पावर आपका कितना है, कि शब्द के माध्यम से आप कैसे कहानी बना सकते हैं। ठीक है। अब व्याकरण पोर्शन में हम देखें कि क्या कहा गया है। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर उनके लिंग बताएं। वाक्य के प्रयोग के माध्यम से हमें लिंग बताना है। लिंग क्या होता है, जाति बताई जाती है कि वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। ठीक है। शाखा, शाखा क्या है, लड़का पेड़ की शाखा पर झूलता रहा। पेड़ की शाखा पर यानी स्त्रीलिंग है ये। आम, आम मीठा है, पुल्लिंग है ये। यानी ती ता के माध्यम से हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में आपको बताना है। खिचड़ी, खिचड़ी पक गई, खिचड़ी पक गया कभी हम नहीं बोलते, यह स्त्रीलिंग है। रंग गहरा है कि गहरी है, गहरा है। ठीक है, पुल्लिंग होता है ये। बंधु, राम मेरा बंधु है, मेरा यानी कि पुल्लिंग है, मेरी नहीं। राम मेरी बंधु नहीं है, राम मेरा बंधु है, तो वह क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बाजार, बाजार बड़ा है कि बाजार बड़ी है, बाजार बड़ा है, यह भी क्या है, हमारा पुल्लिंग शब्द है। दूसरा है, निम्नलिखित वाक्य वर्तमान काल में हैं, इन्हें क्रमशः भूतकाल और भविष्यत काल में लिखिए। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल क्या है, काल के भेद है। काल यानी समय, जो समय बताता है। तो समय की गणना 3 तरीके से होती है, जो चल रहा है, जो बीत गया और जो आने वाला है। जो चल रहा है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं, जो बीत गया उसे हम भूतकाल कहते हैं, और जो आने वाला है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि भूतकाल और भविष्यत काल में इसको बदलना है। मुझे पैसों की ज़रूरत है, वर्तमान काल में है, तो भूतकाल में उसका क्या होगा, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, और भविष्यत काल में मुझे पैसों की ज़रूरत होगी। दूसरा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, भूतकाल में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, और भविष्यत काल में मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा। ठीक है। क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो, वर्तमान काल में। भूतकाल में क्या होगा, क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे, और भविष्यत काल में क्या
तुम मुझे नाव दे सकोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तीसरा है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो ये भी आपके जो कहानी है उसी की पंक्ति है। युवक सभी शाखाओं को काट कर ले गया, खाली शाखा नहीं, सभी यानी शाखाओं, एक शाखा नहीं। आदमी ने तना से नाव, नाव क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, बनाया कि बनाई, बनाई। ठीक है, कई साल बीत गए, गए कि गया, कई यानी कि बहुवचन में है, नहीं। वह डैश की माला बनाता था, तो माला बनाने के लिए हमें अनेकों फूलों की आवश्यकता है, तो फूल नहीं होगा, क्या होगा, फूलों। मुझे डैश की ज़रूरत है, मुझे की ज़रूरत है, पैसा की ज़रूरत है नहीं, उसको हम किस रूप में बोलते हैं, बहुवचन के रूप में, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, ये मैंने ग्रामर पोर्शन भी आपको बता दिया। अब कुछ गतिविधि है जो कि आपको करना है। तो ये हमारा दानी पेड़ की कहानी, इसका कवि परिचय और प्रश्न अभ्यास तीनों मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। खुद से आप इन प्रश्नोत्तरों को करिएगा। आज तक के लिए इतना ही, बाय।